प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा या उसके प्रकोप की तस्वीरें टेलीविजन पर देखी होगी। आपको कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ आए भयावह भूकंप की जानकारी भी होगी। इन आपदाओं से होने वाली जान और माल के नुकसान ने हमें हिला कर रख दिया था। ये परिघटनाओं के रूप में क्या है और कैसे घटित हैं, हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। इन अध्यायों में हम इन्हीं सवालों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह एक लगातार चलन वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा पदार्थ हो या अपदार्थ, अनवरत चलती रहती हैं तथा हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिणाम सघनता और पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे स्थलाकृतियों और जीवों में। ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान इत्यादि। इस प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जैसे आंधी, काराकापात और टार्नेडो, और इतना व्यापक हो सकता है जैसे भूमंडलीय उष्णीकरण और ओजोन परत पर ह्रास। इसके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है। यह इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति की दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्राकृतिक के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल तटस्थ होता है, न अच्छा होता है न बुरा, परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। कुछ कुछ परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे होते हैं, जैसे ऋतुओं में परिवर्तन, फलों का पकना आदि, जबकि कुछ परिवर्तन अनपेक्षित और बुरे होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ और युद्ध। आप अपने पर्यावरण का परीक्षण करें और उन परिवर्तनों की सूची तैयार करें जो दीर्घकालीन है और उनकी भी जो अल्पकालीन है। क्या आप जानते हैं कि कुछ क्योंकि कुछ बदलाव अच्छे समझे जाते हैं और दूसरे बुरे, उन बदलावों की सूची बनाएं जो आप हर रोज अनुभव करते हैं। कारण बताएं कि क्यों इनमें से कुछ अच्छे और दूसरे बुरे माने जाते हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं और जो बहुत लंबे समय से मानव को भयभीत किए हुए हैं। सामान्यतः आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से मानव हमेशा भयभीत रहा है। आपदा क्या है? आपदा प्राय एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसका वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा है और मानव को इनका अबोध और असहाय शिकार, परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है। कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं। भोपाल गैस त्रसादी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस वायुमंडल में छोड़ना तथा ग्रीन हाउस गैसों, ध्वनि, वायु, जल तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाएं इसके उदाहरण हैं। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती हैं। वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ उदाहरण हैं जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप से प्रभावित होती है। क्या आप अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रहे गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती हैं? क्या आप इनसे बचाव के लिए सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों ही वृद्धि हुई है और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं में बचने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यद्यपि इस संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी है, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ
का निवारण निवारण संभव है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं को रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है इनके असर को कम करना और इनका प्रबंधन करना। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में भू शिखर सम्मेलन अर्थ समिट और मई 1994 में याकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आदि विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदम है। प्रायः यह देखा जाता है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्द का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु फिर भी इनमें अंतर है, इसीलिए इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालत के ये तत्व हैं जिनसे धन जन या दोनों को नुकसान पहुंचाने की संभाव्यता होती है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के अस्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल तथा अस्थिर संरचनात्मक आकृतियां, अथवा रेगिस्तानों तथा हिमच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएं आदि हैं। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्र से घटित होती हैं तथा बड़े पैमाने पर जन धन की हानि तथा सामाजिक तंत्र एवं जीवन को छिन्न भिन्न कर देती हैं तथा उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता। सामान्य प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों के व्यापकृति जनरलाइज्ड अनुभव होते हैं, और दो आपदाएं न तो समान होती है और न उनमें आपस में तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है अद्वितीय होता है। ऊपर व्यक्त विचार 3 महत्वपूर्ण चीजों को इंगित करता है। पहला, प्राकृतिक आपदा के परिमाण, गहनता एवं बारंबारता तथा इसके द्वारा किए गए नुकसान समय अंतराल पर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे, संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है तथा इनसे जान माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अंततः प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समय अंतराल पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। प्राकृतिक आपदाओं एवं संकटों के अवगम में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट दो परस्पर अंतर संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थी, अर्थात जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा भी सुभेद थे, अतः उस समय मानव पारिस्थितिकी तंत्र के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, इसीलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता था। तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान कर दी है। परिणामतः मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिया है और इस प्रकार आपदाओं की सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। अधिकांशतः नदियों के बाढ़ मैदानों में भू उपयोग तथा भूमि की कीमतों के कारण तथा तटों पर बड़े नगरों एवं बंदरगाहों जैसे मुंबई तथा चेन्नई आदि के विकास ने इन क्षेत्रों में चक्रवातों, प्रभंजनों तथा सुनामी आदि के लिए सुभेद्य बना दिया है। इन प्रेक्षणों की पुष्टि सारणी 7.1 में दिए गए आंकड़ों से भी हो सकती है, जो पिछले 62 वर्षों में 12 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से विभिन्न देशों में मरने वाले के परिमाण दर्शाता है। यह सारणी से स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं ने विस्तृत रूप से जन एवं धन की हानि की है। इस स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह भी महसूस किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिणाम भूमंडलीय प्रतिघात है और अकेले किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वह इन्हें सहन कर पाए। अतः 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया था और मई 1994 में जापान के याकोहामा
नगर में आपदा प्रबंधन की विशेष कॉन्फ्रेंस में इसे औपचारिकता प्रदान कर दी गई और यही बाद में इराक को होम रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संचार के लिए कार्य योजना कहा गया। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हुए इन्हें सहन करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं और इससे होने वाली नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं सारणी 7.1 1948 से अब तक की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं, स्थान, प्रकार और मृत्यु। वर्ष 1948 सोवियत संघ, रूस भूकंप, 1,10,000 लोग मारे गए थे। चीन 1949 बाढ़, 57,000 लोग। 1954 चीन बाढ़, 30,000 लोग। 1965 पूर्वीय पाकिस्तान अब बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय चक्रवात, 36,000 लोग। 1968 ईरान भूकंप, 30,000 लोग। 1970 पेरू भूकंप, 66,794 लोग। 1970 पूर्वीय पाकिस्तान अब बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय चक्रवात, 5 लाख लोग। 1971 भारत उष्णकटिबंधीय चक्रवात, 30,000 लोग। 1976 चीन भूकंप, 7 लाख लोग। 1990 ईरान भूकंप, 50,000 लोग। 2004 इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत आदि सुनामी, 5 लाख लोग। 2005 पाकिस्तान भारत भूकंप, 70,000 लोग। 2011 जापान सुनामी, 15,842 लोग। स्रोत यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। 1991 के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की न्यूज रिपोर्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली। सारणी 7.2 प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। वायुमंडल, भौमिक, जलीय और जैविक। बर्फानी तूफान, भूकंप, बाढ़, पौधों व जानवर। उपनिवेशक के तड़ित झंझा, ज्वालामुखी, ज्वारा रूप में हड्डियां, टिड्डियां इत्यादि कीट, ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण। बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि जैविक से होती हैं। जलीय बल में बाढ़, ज्वारा, महासागरीय धाराएं, तूफानी मरमोही सुनामी है। भूमि में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमघाव और उत्तोलन, मृदा अपरदन। वायुमंडलीय में बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित टॉर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, कारकपात, पाला, लू और शीत लहर। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक या हमाम रणनीति तथा सुरक्षा संचार के लिए कार्य योजना। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों तथा अन्य देशों की बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 को याकोमा नगर में हुई। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तथा आर्थिक क्षति अधिक हुई है तथा समाज सामान्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुभेद हो गया है। यह भी स्वीकार किया गया है कि ये आपदाएं विशेषतः विकासशील देशों के गरीबों एवं संसाधनहीन समुदायों को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इस बैठक में 1 दशक तथा इसके बाद भी इन आपदाओं में होने वाली क्षति को कम करने की रणनीति या होम रणनीति के नाम से अपनाई गई है। विश्व बैठक में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए पारित प्रस्ताव निम्नलिखित हैं। पहला, दर्ज होगा कि हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करें। दूसरा, यह विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित एवं चारों ओर से भूमध्य देशों तथा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर अग्रता पूर्वक ध्यान देगा। तीसरा, जहां भी ठीक समझा जाएगा वहां आपदा से बचाव, निवारण एवं तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता एवं सामर्थ्य का विकास करेगा तथा इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय समुदायों को संगठित किया जाना चाहिए। चौथा, यह उप क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा तथा मजबूती देगा जिनसे प्राकृतिक तथा दूसरी आपदाओं को रोका अथवा कम किया जा सके या उसका निवारण किया जा सके। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया जाएगा। क, मानव तथा संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण। ख, तकनीकों में भागीदारी, सूचना का एकत्र प्रकीर्णन, डिसमिनेशन तथा उपयोग और
संसाधनों का संग्रहण करना। 1999 से 2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। से दक्षता से निपटने के लिए उनकी पहचान एवं वर्गीकरण को प्रभावित तथा वैज्ञानिक कदम समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं को मोटे तौर पर 4 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। सारणी 7.2 भारत उन देशों में है जहां सारणी 7.2 में दी गई सभी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी हैं। इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती है और करोड़ों रुपए का मालीय नुकसान होता है। आगे भारत में सबसे नुकसानदायक प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया गया है। भारत में प्राकृतिक आपदाएं, जैसा कि पहले के अध्यायों में वर्णन किया गया है, भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। वृहत भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधताओं और सांस्कृतिक बाहुल्यता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता के एकता वाली धरती के नाम से जाना जाता है। वृहत आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में भिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेश अभी भी जारी, सामाजिक भेद मूलन तथा बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुभेद वेल्यूनरेबिलिटी को बढ़ा देती है। इन परीक्षणों के भारत की कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। भूकंप सबसे ज्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। अपने पहले ही अपनी पुस्तक प्राकृतिक भूगोल के सिद्धांत एनसीईआरटी 2006 में भूकंपों के कारण के बारे में पढ़ा था। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिक से संबंधित है। ये विध्वंसक है और विस्तृत क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होते हैं। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, जमीन के अवतरण धंसने, विशेषकर खदानों वाले क्षेत्रों में बांध व जलाशयों के बैठने इत्यादि से आने वाली भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है और नुकसान भी कम पहुंचाता है। जैसा कि इस पुस्तक के अध्याय 2 में पहले भी वर्णन किया गया है कि इंडिया प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रहण होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता रहता है और दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा उन्मोचन से हिमालय की चाप के साथ भूकंप आ जाता है। इससे प्रभावित मुख्य केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग उपखंड मंडल तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल हैं। ये दृश्य भूकंप द्वारा क्षतिग्रस्त एक भवन का है। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्य पश्चिम क्षेत्र, विशेषकर गुजरात 1956 और 2001 और महाराष्ट्र 1967 और 1993 में कुछ प्रचंड भूकंप आए हैं। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे पुराना स्थिर और प्रौढ़ भूभाग है, पर आए इन भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसके अनुसार लातूर और ओस्मानाबाद महाराष्ट्र के नजदीक भीमा कृष्णा नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई है। इसके साथ ऊर्जा संग्रह होता है तथा इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण बनती है। इस सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडिया प्लेट टूट रही है। राष्ट्रीय भू भौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों जोन्स में बांटा है। पहला अति अधिक क्षेत्रीय जोखिम क्षेत्र, दूसरा अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, तीसरा मध्य क्षति जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, पांचवा अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। इनमें से पहले 2 क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं। जैसा
की चित्र मानचित्र 7.2 में दिखाया गया है। भूकंप सुभेद क्षेत्रों में उत्तर पूर्वीय प्रांत दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्रों तथा में ओरिया बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ उत्तराखंड, पश्चिम हिमालय प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात शामिल हैं। ये अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र का हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरीय पंजाब, हरियाणा या पूर्वीय भाग, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। देश के बचे हुए भाग मध्य तथा निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र में है। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन पठार के स्थिर भूभाग में पड़ता है। भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम। भूकंप के साथ भय जुड़ा है क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर और बहुत तीव्रता के साथ भूतल पर विनाश होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में तो यह आपदा कहर बरसाती है। ये न सिर्फ बस्तियों, बुनियादी ढांचा, परिवहन व संचार व्यवस्था, उद्योग और अन्य विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त करता है, अपितु लोगों के पीढ़ियों से संचित पदार्थ और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत भी नष्ट कर देता है। यह लोगों को बेघर कर देता है और इससे विकासशील देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचती है। मानचित्र भारत के भूकंप साधित संभावित क्षेत्र दिखाए गए हैं। भूकंप साधित जो काले रंग वाले हैं अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र MSK 9 से दिखाए गए हैं। उससे हल्के रंग वाले जो अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र MSK 8 दिखाए गए हैं। उससे हल्के रंग वाले मध्य अति क्षति जोखिम क्षेत्र हैं MSK 7। निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र MSK 6 और सबसे बिंदी वाले अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र MSK 5 से दिखाए गए हैं। ये भारत भूकंप संभावित चित्र बना है। भूकंप के प्रभाव जिन क्षेत्रों में आते हैं उनमें सम्मिलित विनाशकारी प्रभाव पाए जाते हैं। इसके मुख्य प्रभाव तालिका 7.3 में दिए गए हैं। तालिका 7.3 भूकंप के प्रभाव भूतल, मानवकृत ढांचों पर, जल पर दरारें पड़ना, लहरें, बस्तियां खिसकना, जल गतिशीलता, दबाव, भूस्खलन, उलटना, सुनामी, द्रवीकरण, आकुंचन, भूदाब, निपात, संभावित श्रृंखला, प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया। इसके अनुसार भूकंप के कुछ गंभीर और दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर धरातलीय भूकंपीय तरंगें दरारें डाल देती हैं, जिसमें से पानी और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आता है और आस पड़ोस को डुबो देता है। भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है, जो नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ और दूसरा आपदाएं आ जाती हैं। भूकंप न्यूनीकरण। दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्वंसकारी है, चूंकि यह परिवहन और संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देते हैं, इसीलिए लोगों तक राहत पहुंचाना कठिन होता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, अतः इसके लिए विकल्प यह है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी रखी जाए और इससे होने वाली नुकसान को कम किया जाए। इसके निम्नलिखित तरीके हैं। भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुंचाई जा सके। GPS जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है। दूसरा, देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों में सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाना तथा इन्हें इसके प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित करना। तीसरा, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना। ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा न देना। चौथा, अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी रेजिस्टेंस इमारतें बनाना
और सुभेद क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना, सुनामी भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें सुनामी, बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्रीय लहरें कहा जाता है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और निचली गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। महासागरों में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्र में ज्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज्यादा प्रभावी होती हैं और व्यापक नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए समुद्र में जल पोत पर सुनामी का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। इसलिए समुद्र के साथ भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है और वह भी कई मिनट में। इसके विपरीत जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती हैं, इसके तरंग लंबाई कम होती चली जाती है और समय वही रहता है और तरंगे की ऊंचाई बढ़ती जाती है। कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है। इसके तटीय क्षेत्रों में भीषण विध्वंसक होता है, इसीलिए इन्हें उथले जल की तरंग भी कहते हैं। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती हैं और समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाती हैं और बंदरगाह, शहरों, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचों, इमारतों और बस्तियों को तबाह करती है। चूंकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व सघन होती है और ये बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं, ये दृश्य सुनामी प्रभावित क्षेत्र का है। अतः यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक जान माल को नुकसान पहुंचाती है। सुनामी से हुई बर्बाद का अनुमान आपकी पुस्तक भूगोल में प्रायोगिक कार्य भाग 1 NCERT 2006 में दिए हुए बांदा इंडोनेशिया के चित्र में लगाया जा सकता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत बृहत है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसे आपदा से निपटना संभव नहीं है। अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास आवश्यक हैं। जबकि जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के समय किया गया था, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा था। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र हैं और 30 उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रभंजन एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है। इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है: लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। दूसरा, तीव्र कोरिलियस बल जो केंद्र की निम्न वायुदाब को भरने न दे। भूमध्य रेखा के आस पास 0 डिग्री से 5 डिग्री कोरिलियस बल कम होता है और परिणाम स्वरूप यहाँ ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। तीसरा, क्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं। इन्हें
इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो सकते हैं। चौथा, मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान वेजेज की अनुपस्थिति, जो नम और गुप्त उष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब और मेघरहित क्रोड होता है। इसे तूफान की आंख कहा जाता है। सामान्यतः समदाब रेखाएं एक दूसरे के नजदीक होती हैं, जो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है। प्रवणता 14 से 17 मिलीबार आब्लिक 1000 किलोमीटर के आसपास होता है। कई बार यह 60 मिलीबार आब्लिक पर 100 किलोमीटर तक हो सकता है। केंद्र से पौन पट्टी का विस्तार 10 से 150 किलोमीटर तक होता है। भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर, अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। यहाँ ये चक्रवात 16 से 21 उत्तर तथा 92 पूर्व देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में ये सुंदरबन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के परिणाम यह पहले बताया जा चुका है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त उष्मा है। अतः समुद्र से दूर बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। भारत में चक्रवात जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर जाता है, उसका बल कमजोर हो जाता है। तटीय क्षेत्रों के अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। इससे तूफान क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठता होता है, जिसे तूफान मोही मर्मी स्ट्रॉम सर्ज कहा जाता है। समुद्र तल में मोही मर्मी वायु समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। तूफान में अत्यधिक वायुदाब प्रवणता और अत्यधिक तेज सतही पौने उफान को उठाने वाले बल हैं, जिससे समुद्र तल जलीय तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है। वायु की गति तेज होती है और भारी वर्षा होती है। इससे तटीय क्षेत्र में बस्तियां खेल पानी में डूब जाते हैं तथा फसलों और कई प्रकार के मानवकृत ढांचों का विनाश होता है। बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और टेलीविजन पर इसके दृश्य देखे होंगे कि किस तरह कुछ क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आसपास की जमीन पर खड़ा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरा, प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने हैं। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती और कुछ विशेष क्षेत्रों और ऋतुओं में ही आती है। बाढ़ तब आती है जब नदी जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में भर जाता है। कई बार तो झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में तूफान, मोही मर्मी, लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना, जमीन का अंतः स्पंदन, इन्फ्लिट्रेशन दर में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। हालांकि बाढ़ विश्व में विस्तृत क्षेत्रों में आती है। चित्र बाढ़ के समय ब्रह्मपुत्र नदी का दृश्य ये दिखाया गया है। भारत वायु तथा चक्रवात आपदा क्षेत्र। काले रंग वाले अति जोखिम क्षेत्र क्षति जोखिम क्षेत्र A5 यानी 55 मीटर पर सेकंड के रंग से आता है। ऊपर काले रंग वाले हैं, इधर थोड़े से है। उसके बाद हल्के रंग वाले अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र भी बराबर वेलोसिटी यानी 50 मीटर पर सेकंड के वेग से आते हैं। उससे कम हल्के रंग वाले अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र भी बराबर 47 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से आते हैं। उसके डॉट डॉट वाले लाइन वाले जो मध्य क्षति जोखिम क्षेत्र हैं
इसका वेलोसिटी 44 मीटर पर सेकंड है। मध्य जोखिम क्षेत्र बी जो भी बराबर 39 मीटर पर सेकंड, अनिम्न क्षति जोखिम क्षेत्र जो भी बराबर 34 मीटर पर सेकंड की दर से आते हैं। भारत वायु तथा चक्रवात आपदा क्षेत्र दिखाया गया है तथा काफी तबाही लाती है, परंतु दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के देशों विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश में इसकी बारंबारता और होने वाले नुकसान अधिक हैं। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानवीय क्रियाकलापों, अंधाधुंध वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, प्राकृतिक अफवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना तथा नदी तल का बाढ़ग्रस्त मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिमाण और विध्वंसता बढ़ जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल की भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। मानचित्र 7.6 भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाता है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज्यादातर नदियां, विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती रहती हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ से पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। इसका कारण मानसून वर्षा की तीव्रता तथा मानव कार्यकलापों द्वारा प्राकृतिक अफवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच वापस लौटती मानसून द्वारा आती है। बाढ़ परिणाम और नियंत्रण असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मैदानी क्षेत्र और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आने की कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें, रेल पटरी, पुल और मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई बार की बीमारियां जैसे हैजा, अंत्रशोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती हैं। दूसरी ओर बाढ़ से कुछ लाभ भी है। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती हैं जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजौली, असम जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है, परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण मात्र है। भारत सरकार और राज्य सरकार हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थितियों से अवगत है। ये सरकारें बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटती हैं, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार होने चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, वनीकरण और आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना, बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना, इस दिशा में कुछ और कदम हो सकते हैं। आकस्मिक बाढ़ प्रभावित देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में यह ज्यादा उपयुक्त कदम होंगे। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के मौसम वैज्ञानिक संबंधी तथा अन्य तत्वों जैसे वृष्टि, वाष्पीकरण, वाष्प उत्सर्जन, भौम जल, मृदा में नमी, जल भंडारण व भरण, कृषि पद्धतियां, विशेषतः उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियां और पारिस्थितिकी शामिल हैं। भारत बाढ़ संभावित क्षेत्र सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, गंगा, पांगो, दिहांग, लोहित नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश, कोसी नदी, गंडक नदी, गंगा नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, सारद नदी, गंगा यमुना नदी, केन नदी, सिंध नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, मोही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, पेन गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तुरभद्रा नदी, कावेरी नदी और महानदी इधर कर्क रेखा के ऊपर ब्रह्मपुत्र की नदी और ये लोहित वाली नदी,
ये रंग वाले जो दिखाए गए बाढ़ संभावित क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। भारत बाढ़ संभावित क्षेत्र दिखाया गया है। सूखे के प्रकार, मौसम वैज्ञानिक संबंधी सूखा, यह एक ऐसी स्थिति है जिससे लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी संतुलित होता है, वितरण असंतुलित होता है। कृषि सूखा, इसे भूमि आर्द्र सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्रों में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र ही माना जाता है। जल विज्ञान संबंधी सूखा, यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूति और झीलें इत्यादि का स्तर विश्व द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। पारिस्थितिकी सूखा, जबकि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादक में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तथा यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पारिस्थितिकी सूखा कहलाता है। चित्र में प्रदर्शित है सूखा दिखाया गया है। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र, भारतीय कृषि काफी हद तक मानसून वर्षा पर निर्भर करती है। भारत जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व हैं। कुछ अनुमान के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, जिसमें 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। यह प्रायः देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है उसी समय दूसरे भाग सूखे से जूझ रहे होते हैं। यह मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्रों जहां ये बार बार पड़ते हैं और जहां उनका असर अधिक है, सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, मानचित्र 7.8 दर्शाता है कि राजस्थान में ज्यादातर भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिमी में स्थित मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अधिक सूखा प्रभावित है। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी शामिल हैं, जहां 90 मिलीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, इसमें राजस्थान के पूर्वीय भाग, मध्य प्रदेश में ज्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वीय भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरीय भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरीय भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कई उमटूर, पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित हैं। सूखे के परिणाम, पर्यावरण और समाज में सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। चारा कम होने की स्थिति, भारत सूखा प्रण क्षेत्र मानचित्र में प्रदर्शित है। ये काले रंग वाले जो एक जोन फर्स्ट में आते हैं जहाँ पे अत्यधिक सूखा पड़ती है, ये राजस्थान वाले साइड के हैं और कुछ गुजरात के भाग हैं। जोन 2 वाले गंभीर सूखा वाले इलाके हैं और जोन 3 वाले सामान्य सूखा पड़ती है। जोन 4 वाले बिल्कुल सफेद वाले हैं जो सूखा रहित क्षेत्र है, कभी सूखा नहीं पड़ती है। ये भारत का सूखा प्रवण क्षेत्र दिखाया गया है। को तृण अकाल कहा जाता है। जलापूर्ति की कमी जल अकाल कहलाती है। तीनों परिस्थितियां मिल जाएं तो त्रिअकाल कहलाता है। जो सबसे अत्यधिक विध्वंसक है, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास तथा पशु पलायन। एक सामान्य परिवेश है, पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां जैसे अत्र, शोथ, हैजा और हेपेटाइटिस हो जाती है। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तत्कालीन एवं दीर्घकालीन होता है। इसीलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सूखे की स्थिति में तत्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता तथा लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शामिल है। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे
भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, जल अधिक क्षेत्रों में अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना, नदियों को जोड़ना और बांध व जलाशयों का निर्माण इत्यादि। नदियां जोड़ने के लिए द्रोणियों का पहचान तथा भूमिगत जल भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का उपयोग करना चाहिए। सूखा प्रतिरोध फसलों के बारे में प्रचार प्रसार, सूखे से लड़ने के लिए दीर्घकालिक उपाय है। पर वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अपने पास पड़ोस में छत से वर्षा जल संचयन करने के तरीके समझें और इन्हें ज्यादा कारगर बनाने के उपाय सुझाएं। भू संकलन, क्या आपने श्रीनगर को जाने वाली सड़कें तथा कोंकण रेल पटरी पर चट्टाने गिरने से रास्ता रुकने के बारे में पढ़ा है? यह भूस्खलन की वजह से होता है, जिसमें चट्टान समूह खिसक कर ढाल से नीचे गिरता है। सामान्यतः भूस्खलन भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ा घटना नहीं है, परंतु इसका प्राकृतिक, पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य आपदाओं के विपरीत जो आकस्मिक, अनुमेय तथा बृहत स्तर पर दीर्घ एवं प्रादेशिक कारकों से नियंत्रित है, भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्र करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल अपितु काफी महंगा पड़ता है। भूस्खलन को परिभाषित करना और इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी पिछले अनुभवों, इसकी बारंबारता और इसके घटनाओं को प्रभावित करने वाले कारक जैसे भू विज्ञान, भू आकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है। दृश्य ये भूस्खलन का दिखाया गया है। अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र, ज्यादा अस्थिरता, हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखला, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र जिसमें सड़क और बांध निर्माण इत्यादि आते हैं। ये अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में रखे जाते हैं। अधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में भी अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्रों में मिलती जुलती परिस्थितियां हैं। दोनों में अंतर है। भूस्खलन को नियंत्रित करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता और बारंबारता का हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भाग असम को छोड़कर इस क्षेत्र में शामिल है। मध्य और कम सुभेद्यता क्षेत्र, पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिम व पूर्वी घाट के व दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जहां कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानों और भूमि धंसने से भूस्खलन होता रहता है। अन्य क्षेत्र, भारत के अन्य क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले को छोड़कर, असम, कार्बिक अनलोग को छोड़कर और दक्षिण प्रांत के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त है। भूस्खलनों के परिणाम, भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है, परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना और जल वाहिकाओं में चट्टानें गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भूस्खलन की वजह से हुए नदी रास्तों में बदलाव बाढ़ ला सकते हैं, जान माल का नुकसान हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। निवारण, भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होने चाहिए। अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़कों और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि, नदी घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होना चाहिए तथा बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। एक सकारात्मक कार्य जैसे बृहत स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा और जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन के उपायों को पूरक है। स्थानांतरीय कृषि वाले उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। आपदा प्रबंधन, भूकंप, सुनामी और जलवायु की तुलना में चक्रवात के आने के समय एवं स्थान की भविष्यवाणी संभव
है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिमाण आदि को मॉनिटर करके इससे होने वाली नुकसान को कम किया जा सकता है। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डाइक, जलाशय निर्माण तथा वायु वेग को कर कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की सुभेदता अधिक है, इसीलिए यहाँ जान माल का नुकसान बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और जिससे बड़े स्तर पर जान माल की क्षति या मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि एवं विनाश हो और जिसकी प्राकृतिक या परिमाण प्रभावी क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। निष्कर्ष, ऊपर लिखित विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आपदाएं प्राकृतिक या मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती हैं, परंतु हर संकट आपदा भी नहीं होता। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारी करना है। आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाएं हैं। पहला, आपदा से पहले आपदा के बारे में आंकड़े और सूचना एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारी रखना और बचाव का उपाय करना। दूसरा, आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन व दवाई आपूर्ति। आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। भारत जैसे देश में जहां 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुभेद है, इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए एक सकारात्मक कदम का उदाहरण है। राज्य, उनकी राजधानियां, जिले की संख्या, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या। राज्य, राजधानियां, जिले की संख्या, क्षेत्रफल वर्ग किमी में और जनसंख्या। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद 23, 2,75,045, 8,45,80,777। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर 16, 83,743, 13,83,727। असम, दिसपुर 27, जिले 78,438, 3,12,00,000, 5,576। बिहार, पटना 38,94,163, 10,40,99,452। छत्तीसगढ़, रायपुर 18, जिले 1,35,192, 2,55,45,198। गोवा, पणजी 2, जिले 3,702, 14,58,545। गुजरात, गांधीनगर 26, 1,96,244, 6,4,39,692। हरियाणा, चंडीगढ़ 21, जिले 44,212, 2,53,51,462। हिमाचल प्रदेश शिमला 12, जिले 55,673, 68,64,602। जम्मू और कश्मीर श्रीनगर 15, जिले 2,22,236, 1,25,41,302। झारखंड, रांची 24, जिले 79,716, 3,29,88,134। कर्नाटक, बेंगलुरु 30, जिले 1,91,791, 6,10,95,297। केरल, तिरुवनंतपुरम 14, 38,852, 3,34,601। मध्य प्रदेश, भोपाल 50, 3,08,252, 7,26,26,809। महाराष्ट्र, मुंबई 35, जिले 3,07,713, 11,23,74,333। मणिपुर, इम्फाल 9, जिले 22,327,
2,55,794। मेघालय शिलोंग 7 जिले 22,429, 29,66,889। मिजोरम आइजोल 21,081, 10,97,206। नागालैंड कोहिमा 11 जिले 16,579, 19,78,502। नागालैंड ओडिशा भुवनेश्वर 30 जिले 1,55,707, 4,19,74,218। पंजाब चंडीगढ़ 20 जिले 50,362, 2,77,43,338। राजस्थान जयपुर 33 जिले 3,42,239, 6,85,48,437। सिक्किम गंगटोक 4 जिले 7,096, 6,10,527। तमिलनाडु चेन्नई 32 जिले 1,30,060, 7,21,47,030। त्रिपुरा अगरतला 5 जिले 10,486, 37,73,917। उत्तराखंड देहरादून 13 जिले 53,483, 1,86,292। उत्तर प्रदेश लखनऊ 71 जिले 2,40,928, 19,98,12,341। पश्चिम बंगाल कोलकाता 19 जिले 88,792, 9,12,76,115। स्रोत HTTP इंडिया गवर्नमेंट इन 2011-17 जनगणना 2011 का है। नोट जून 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। इसकी भी राजधानी हैदराबाद थी। अब 5/8/19 को जम्मू कश्मीर और राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। केंद्र शासित राज्य, उनकी राजधानी और क्षेत्रफल, जनसंख्या। केंद्र शासित राज्य राजधानी, जिले की संख्या, क्षेत्रफल और जनसंख्या। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 3 जिले 8,249, 3,80,581। चंडीगढ़ में 1 जिला 114, 10,55,450। दादर और नागर हवेली सिलवासा 1,491, 3,43,709। दमन और दीव दमन 2 जिले 111, 2,43,247। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 जिले 1,483, 1,67,87,941। लक्षद्वीप करावती 1,30, क्षेत्रफल 64,447। पुडुचेरी 490, 12,47,953। HTTP गवर्नमेंट इंडिया इन 2011-17 जनगणना 2000। नोट 5/18 जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया। प्रविष्टियां थर्ड उपलब्ध जल उपलब्ध द्रोणी का अनुसार नदी द्रोणी का नाम औसत वार्षिक उपलब्धता क्यूबिक किलोमीटर में। सिंधु सीमा तक 73.31, गंगा 525.2, ब्रह्मपुत्र बराक व अन्य 585.60, गोदावरी 110.58, कृष्णा 78, कावेरी 21, पेन्नार 6.32, महानदी एवं पेन्नार के बीच पूर्व बहती नदी 22.52, पेन्नार एवं कन्याकुमारी के बीच पूर्व बहती नदियां 16.4, महानदी 66.88, ब्रह्मणी एवं बैतरणी 28.48, स्वर्ण रेखा 12.37, साबरमती 3.81, माही 11.2, कच्छ की पश्चिम में बहती नदियां साबरमती और लूनी 15.10, नर्मदा 45.64, ताप्ती 14.88, ताप्ती से ताद्री की ओर पश्चिम में बहती नदियां 87.41, ताद्री से कन्याकुमारी की ओर पश्चिम में बहती नदियां 113.5। राजस्थान के रेगिस्तान अंतः स्थलीय अपवाह के क्षेत्र NEG नेग्लेक्ट। बांग्लादेश व बर्मा में वाहित होती लघु नदी द्रोणियां 31, कुल 1869.35। स्रोत HTTP MOWR गवर्नमेंट इन 2011-17।
परिशिष्टियां 4 राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों में वन आच्छादन क्षेत्रफल किमी में। राज्य के केंद्र शासित प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र 2013 के मूल्यांकन वन आच्छादन अति सघन, मध्य सघन, विरल सघन और कुल वन क्षेत्रफल। आंध्र प्रदेश में 2,75,69 850, 26,079, 19,187, 46,117। अरुणाचल प्रदेश 83,745, 20,828, 31,441, 15,079, 67,321। असम 78,438, 1,444, 11,345, 14,882, 27,641। बिहार 94,163, 247, 3,380, 3,664, 7,291। छत्तीसगढ़ 1,35,191, 4,153, 34,865, 16,603, 55,621। दिल्ली 14,083, 6,76, 49,38, 123,67, 179.81। गोवा 3,702, 543, 585, 1,091, 2,219। गुजरात 1,96,022, 376, 5,220, 9,097, 1,453। हरियाणा में 44,212, 27,453, 1,106, 1,586। हिमाचल प्रदेश 55,663, 73, 3,224, 6,381, 5,078, 14,683। जम्मू और कश्मीर में 2,22,236, 4,140, 8,760, 9,683, 38, 22,538। झारखंड में 79,714, 2,087, 9,687, 11,219, 23,437। कर्नाटक में 1,91,791, 1,0777, 20,179, 14,176, 36,132। केरल में 38,863, 1,529, 9,001, 69,092, 17,922। मध्य प्रदेश में 3,08,245, 6,332, 34,921, 35,979, 69, 77,522। महाराष्ट्र में 3,07,713, 8,720, 20,770, 21,142, 50,632। मणिपुर 22,327, 728, 6,094, 10,168, 16,990। मेघालय में 22,429, 4,449, 9,689, 7,150, 17,228। मिजोरम 21,081, 138, 59,900, 13,016, 19,054। नागालैंड 16,579, 12,098, 4,736, 7,010, 13,044। उड़ीसा में 1,55,707, 7,042, 21,289, 22,007, 50,347। पंजाब 50,362, 0,736, 1,036, 1,772। राजस्थान 3,42,239, 72, 4,424, 11,590, 16,086। सिक्किम 7,096, 500, 2,161, 697, 3,398। तमिलनाडु में 1,30,098, 2,948, 10,199, 10,697, 30,844। त्रिपुरा में 10,486, 109, 4,641, 3,116, 7,866। त्रिपुरा के बाद उत्तर प्रदेश 2,40,928, 1,623, 4,550, 8,176, 14,349। उत्तराखंड
53,483, 4,785, 14,111, 5,612, 24,508। पश्चिम बंगाल 88,792, 2,971, 4,142, 9,681, 16,805। अंडमान निकोबार 8,249, 3,454, 2,413, 544, 6,711। चंडीगढ़ 114, 1.36, 9.66, 6.24, 17.26। दादर व नागर हवेली 491, 0, 114, 99, 213। दमन दीव 12, 0, 1.87, 7.4, 9.27। लक्षद्वीप 32, 0, 17.18, 9.88, 27.09। पुडुचेरी 480, 0, 35, 23, 14.83, 50.6। कुल 3 लाख 3,02,87,000, यानी 32,87,263, 83,502, 3,18,745, 2,95,661, 6,97,898। स्रोत इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 का है। 5/8/19 को जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया। परिशिष्टियां 5 राज्य अनुसार देश में संरक्षित क्षेत्र तंत्र का विस्तृत वितरण। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, नेशनल पार्क की संख्या, वन प्राणी अभयारण्य की संख्या, संरक्षण निचय की संख्या, समुदाय निचय की संख्या। आंध्र प्रदेश में 6,21,00, अरुणाचल प्रदेश में 2,11,00, असम में 5,18,00, बिहार में 1,12,00, छत्तीसगढ़ में 3,11,00, गोवा में 1,6,00, गुजरात में 4,23,1, हरियाणा में 2,8,30, हिमाचल प्रदेश में 5,32,30, जम्मू कश्मीर में 4,15,33, झारखंड में 1,11,00, कर्नाटक में 5,27,81, केरल में 6,17,01, मध्य प्रदेश में 9,25,00, महाराष्ट्र में 6,27,20, मणिपुर में 1,30, मेघालय में 2,30,22, मिजोरम में 2,8,00, नागालैंड में 1,30,00, ओडिशा में 2,18,00, पंजाब में 0,13,12, राजस्थान में 5,25,10,0, सिक्किम में 1,7,00, तमिलनाडु में 5,29,1,00, त्रिपुरा में 2,4,00, उत्तर प्रदेश में 1,23,00, उत्तराखंड में 6,7,40, पश्चिम बंगाल में 6,15,00, अंडमान निकोबार में 9,96,00, चंडीगढ़ में 0,2,00, चंडीगढ़ दादर नागर हवेली में 0,1,00, लक्षद्वीप में 0,1,00, दमन दीव में 0,1,00, दिल्ली में 0,1,00, पुडुचेरी में 0,1,00। कुल 103, 535, 66 और 26। वार्षिक रिपोर्ट 15-16। भारत सर्वेक्षण 5/8/19 को जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया। शब्दावली में अफवाह क्षेत्र वह क्षेत्र जो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अफवाहित होता है। अवर्गीकृत वन एक क्षेत्र जो वन के रूप में अंकित होता है परंतु वनों की संरक्षित अथवा असंरक्षित संवर्ग में सम्मिलित न हो। इसकी स्वामित्व विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है। अवदाब मौसम विज्ञान में यह अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब के उन क्षेत्रों को इंगित करता है जो समशीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। यह समशीतोष्ण कटिबंध चक्रवात का पर्याय भी समझा जाता है। अनालिका अपरदन चट्टान तथा मृदा का जल में वहित वाह से ऐसा अपरदन जिसमें अनालिका बन जाए। आधार शैल मृदा तथा अपक्षयी पदार्थ के नीचे उपस्थित कठोर चट्टान आरक्षित वन। भारतीय वन अधिनियम अथवा राज्य वन अधिनियमों के प्रावधान के अंतर्गत अधिसूचना एक क्षेत्र जो पूर्ण रूप से संरक्षित होता है। इन आरक्षित वनों में जब तक अनुमति न हो सभी क्रियाएं प्रतिबंधित होती हैं। उपमहाद्वीप एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से अलग एक विशिष्ट पहचान रखती है। कैल्शियमयी चूने की उच्च मात्रा में निर्मित अथवा युक्त जलोढ़ मैदान, नदी द्वारा लाए गए जलोढ़
अथवा महीन चट्टानी सामग्री द्वारा निर्मित भूमि का एक समतल क्षेत्र जलवायु किसी समयावधि में लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक पृथ्वी के धरातल में एक विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसमी दशाएं हैं। जेठ प्रवाह अत्यंत प्रबल एवं अचर पछुआ पवन जो क्षोभ सीमा के एकदम नीचे बहती है। जीव मंडल नीचे ये बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें हर आकार के पौधे व जंतु की उनके प्राकृतिक पर्यावास में संरक्षित किया जाता है। इनका प्रमुख उद्देश्य है प्राकृतिक विरासत की विविधता एवं अखंडता को उसकी संपूर्णता में संरक्षित कर पोषित करना, पारिस्थितिकी संरक्षण एवं पर्यावरण के अन्य पक्षों पर अनुसंधान को प्रोन्नत करना, शिक्षा जागरूकता और व्याख्याएं करने की सुविधा उपलब्ध कराना। ज्वार नदमुख पृथ्वी नदी का ज्वारीय मुख जहां ताजा और लवणीय जल मिल जाते हैं। झील पृथ्वी के धरातल के पास धंसे हुए भाग पर जल की उपस्थिति जो चारों ओर भूभाग में आवृत हो। तट स्थल और समुद्र के बीच का संपर्क क्षेत्र, इसमें भूमि का वह पट्टी भी सम्मिलित होती है जो समुद्र तट के साथ लगती है। तटीय मैदान तट तथा अंत स्थलीय ऊंची भूमि के बीच स्थित समतल निम्न भूभाग। तराई जलोढ़ पंख के निचले भाग को दलदलीय भूमि के और वनस्पति की एक पेटी। दर्रा पर्वत श्रेणी से गुजरता एक मार्ग जो एक काल या विदर की रेखा का अनुसरण करता है। द्वीप महाद्वीप की तुलना में एक ऐसी भू संहित जो चारों ओर जल से घिरी हो। द्वीप समूह द्वीपों का एक समूह जो आपस में निकट अवस्थित होते हैं। नाइस कणिकामय गठन वाली कायांतरी शैल जिसका संरचना पट्टित होती है, जिसकी संरचना पर्वत निर्माण एवं ज्वालामुखी क्रिया से संबंध बड़े पैमाने पर ताप व दाब के अनुप्रयोग से जुड़ी होती है। पठार समतल भूमि की तुलना में एक उच्च विस्तृत भूखंड। पश्चिम जल का वह विस्तार जिसमें नदी का मुख्य प्रवाह बाएं पथ से गुजर जाए। यह जल प्रवाह मुख्य जल से जुड़ा होता है, परंतु इसके प्रवाह का दर अत्यंत निम्न होता है। प्राणी जाति जगत किसी काल अथवा प्रदेश का पशु जीवन प्राय द्वीपीय समुद्र की ओर बढ़ा हुआ जीव भूमि का एक भाग है। प्रवाल चूना स्रावी एक समुद्री पालिप जो उष्ण क्षेत्र में स्थित उथले समुद्र में कॉलोनी में पाया जाता है। यह प्रवाल भित्तियों को बनाता है। पलाया अंतःस्थलीय अफवाह बेसिन का निम्न केंद्रीय भाग पलाया न्यून वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। बंद बनाना इसमें जल के संरक्षण तथा फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मिट्टी अथवा पत्थरों का भराव करके बनाए जाने वाला बंध बनाना। भूसंकलन अपरूपणीय तल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण को प्रभावाधीन चट्टानों एवं मलबे को सहित का तीव्रता से नीचे की ओर बृहद संचलन मानसून वह एक बृहद क्षेत्र में पवनों की दिशा में संपूर्ण प्रत्यावर्तन जिसे ऋतु परिवर्तन होता है। महाखंड या गाज खड़ी या चट्टानी परसों वाली गहरी खाड़ी घाटी मैदान समतल अथवा मंद तर गति भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र। मृद परिच्छेदिका भूमि की सतह से पृथक चट्टानों तक यह मृदा का एक ऊर्ध्वाधर परिच्छेद अथवा खंड होती है। राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव के संरक्षण के लिए पूर्णतः सुरक्षित एवं क्षेत्र होता है जिसमें वन कटाव पशुचरण और खेती जैसी क्रियाओं की अनुमति नहीं होती है। बलन भू प्रॉपर्टी के किसी क्षेत्र में संपीड़न के परिणाम स्वरूप चट्टानी स्तर पर आया मोड़ विसर्प किसी मंद गति से बहने वाली नदी की धारा के मार्ग एक सुस्पष्ट वलयाकार मोड़। विवर्तनिक भूगर्भ से उत्पन्न बल जो भू आकृति लक्षणों में बृहत परिवर्तन लाते हैं। शरण स्थलीय एक ऐसा क्षेत्र होता है जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है। इनमें लकड़ी काटने व छोटे वन उत्पाद संग्रहण करने जैसी गतिविधियां की तब तक अनुमति होती है जब तक ये जंतुओं को नकारात्मक ढंग से प्रभावित नहीं करती हैं। शुष्क ऐसा जलवायु अथवा प्रदेश के लिए प्रयुक्त जहां वर्षा अपर्याप्त होती है। संरक्षण भविष्य के लिए प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा जिनमें इनमें खनिज भूदृश्य मृदा और वनों का विनाश और अतिदोहन रोकने के लिए प्रबंधन भी सम्मिलित है। संरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम अथवा राज्य वन अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत अधिसूचित एवं क्षेत्र जिसे सीमित मात्रा में संरक्षण उपलब्ध होता है। वन संरक्षित वनों में जब तक निषेध न हो तब सभी क्रियाओं की अनुमति होती है। हिमनद हिम एवं बर्फ की संहित जो
अपने जमाव के स्थान में सीधे सीधे बाहर की ओर खिसकती रहती हैं और अपने मार्ग में एक विस्तृत खंडे पासों वाली घाटी का क्रमिक रचना करती हैं। ह्यूमस मृदा में उपस्थित मृत जीवांश छिप्रिका किसी नदी का वह भाग जहां जल की गति बहुत तीव्र होती है, क्योंकि नदी तली में उपस्थित कठोर चट्टानों से अवरोध पैदा होता है। टिप्पणी के लिए कर सकते हैं